चलो यार स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का रिवीजन का सेशन। तो आज का हमारा टारगेट होने वाला है ओवरहेड्स। अच्छा, मैं इसके आज के सेशन के लिए रिवीजन नोट्स नहीं लाया हूं, लेकिन आपका जब रिवीजन सेशन खत्म होगा तो इसके जो रिवीजन नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे आ जरूर जाएंगे, ठीक है ना, वीडियो के साथ ही। वो अभी उसमें मेरे को कुछ नोट्स और ऐड करने हैं, क्योंकि मैं हर रिवीजन सेशन के लिए जिस भी बैच में लेता हूं वो नोट्स दोबारा ही बनाता हूं थोड़ी बहुत रिवीजन्स के साथ, ठीक है ना। चलो तो फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो भाई ओवरहेड्स का चैप्टर तुषार अभी बातचीत करेंगे इस बारे में, पहले रिवीजन शुरू करते हैं अब, ठीक है ना। अच्छा, तो भाई ओवरहेड्स का चैप्टर सीधा सीधा क्रक्स पे आते हैं भैया। इस ओवरहेड्स के चैप्टर में हमारे पास कुल मिलाकर जो हमको करने हैं, हमारे पास कुल मिलाकर इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास इस चैप्टर में आता है मशीन आर रेट, और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास इस चैप्टर में आता है अंडर एब्जॉर्ब्ड वर्सेस ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो कुल मिलाकर भैया इस चैप्टर में हैं तो 3 ही ये कॉन्सेप्ट्स। अब शुरू करते हैं। अल्टीमेटली सबसे पहले कोई भी चैप्टर मैं बोलता हूं कि रिवीजन जब स्टार्ट करी जाए तो पहले उस चैप्टर को समअप कर दिया जाए कि करना क्या क्या है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स करने हैं सर इस चैप्टर में। अब सबसे पहले तो जब ओवरहेड्स के चैप्टर की शुरुआत होती है तो ओवरहेड्स किन खर्चों से बनके बना है सर? एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस मतलब इनडायरेक्ट लेबर, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़कर आपका ओवरहेड्स बना है। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में डायरेक्ट खर्चों की कोई बातचीत नहीं है। इस चैप्टर में जो भी बातचीत है वो ओवरहेड्स की बात है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात है, डायरेक्ट की बात नहीं है। सर ऐसा क्यों? डायरेक्ट की बात क्यों नहीं है, इनडायरेक्ट की बात क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा हमने जो मतलब सीखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। डायरेक्ट में तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है, चाहे वो मटेरियल का हो, लेबर का हो या एक्सपेंसेस का हो, जो खर्चा फिनिश गुड्स पर दिख रहा है कि इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ये खर्चा लगा है, तो वो डायरेक्ट खर्चा है। तो उसमें यह दिक्कत नहीं है कि उसको ढूंढना पड़ेगा, वो तो साफ देखकर ही पता चल रहा है ये खर्चा लगा है। और ना ही उसमें दूसरी दिक्कत है। दूसरा चेक पॉइंट क्या हुआ करता था, पर यूनिट बनाने के लिए कितना लगा है, ये बात एग्जैक्टली मालूम है। तो सर डायरेक्ट खर्चे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मेरे को पता है कौन कौन सा डायरेक्ट खर्चा लगा है, मेरे को उसका पर यूनिट भी पता है, एग्जैक्टली पता है कि कितना लगा है, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इनडायरेक्ट में है, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा तो है, लेकिन फिनिश गुड्स को देखकर बता नहीं सकता हूं कि यह खर्चा भी कभी लगा होगा इस पे। मतलब ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन कौन सा खर्चा है जो इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए लगा है या लगेगा, जो कि दिख नहीं रहा है। तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत क्या है, जो इसका दूसरा चेक पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन का, सर पर यूनिट कितना लगेगा, पर यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, यह बात एग्जैक्टली नहीं मालूम। यह बात प्रोपोर्शनेटली या एस्टिमेटेड मालूम करनी पड़ेगी। तो यही 2 दिक्कतें थी। एक तो सर ढूंढने की दिक्कत कि कौन कौन सा खर्चा है जो लगेगा, जो दिख नहीं रहा है, और दूसरा वो लगेगा ठीक है, कितने का लगेगा, यह बात एस्टिमेटेड या प्रोपोर्शनेट रूप से जानना। ये 2 दिक्कतें हैं जिसके लिए हमने ओवरहेड्स का चैप्टर बनाया है। अब सर ओवरहेड्स के चैप्टर की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही आरुषि, बिल्कुल सही अंशुमन। ओवरहेड्स के चैप्टर की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपके पास करना क्या होता है भाई? सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चंस भी उसी चीज के आए थे। हमारे पास कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 3। अब होता क्या है, ये जो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स लगाए हैं, एक तरह से पूरी फैक्ट्री है। पूरी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे जहां पे एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि कस्टमर को सर्व नहीं करेंगे बल्कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्व करेंगे। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में कपड़ा बन रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में मेटल बन रहा है, कोई और ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए मेरे 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट में मैं कपड़ा बना रहा हूं, एक डिपार्टमेंट में मैं मेटल बना रहा हूं। मेरी कंपनी 2 तरीकों के प्रोडक्ट में डील करती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 तो अपने रिस्पेक्टिव कस्टमर्स को डायरेक्टली सर्व करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का कस्टमर उससे कपड़ा लेके जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का कस्टमर उससे मेटल खरीद के लेके जाएगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 1, 2, 3 ये कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? जैसे स्टोर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स कस्टमर को थोड़ा ना सर्व करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स तो बल्कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही सर्व कर रहे होते हैं कि इन दोनों में से जिस भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो स्टोर के पास चला जाएगा।
किसी की मशीन खराब हो जाएगी, मशीन में दिक्कत आ जाएगी, वो इंजीनियरिंग के पास चला जाएगा, और किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी वो जनरल सर्विस के पास चला जाएगा। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे होते हैं, कस्टमर को सर्व नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको सर्विस डिपार्टमेंट कहा जाता है। अब सर हमारे पास दिक्कत क्या है, हमारे पास होते हैं खर्चे। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स फैक्ट्री के एक सिंगल प्रेमाइसेस में हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, पावर का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, डिप्रिसिएशन का खर्चा है, खूब सारे दुनिया जहां के ऐसे और बड़े सारे खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे, ये सारे खर्चे सर मुझको पूरी फैक्ट्री के मालूम होंगे। मेरे को इन खर्चों को इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से बांटना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का कितना, 2 का कितना, स्टोर का कितना, इंजीनियरिंग का कितना, जनरल सर्विस का कितना। अब यहीं से मेरा पहला पॉइंट निकलता है, ये जो कॉमन खर्चे हैं, कॉमन खर्चे मैं किसको बोल रहा हूं, इन सारे खर्चों को। ये जो मेरे कॉमन खर्चे हैं, इन सारे कॉमन खर्चों को इन सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना। अगर मैं इस खर्चे को ऐसे बांटूं, अगर मैं इस कॉमन खर्चे को इन सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसे बांटूं कि ये हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल खर्चा बन जाए, ये हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल खर्चा बन जाए बंटने के बाद, तो ये कहलाता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। और अगर मैं इन खर्चों को, अगर मैं इन कॉमन खर्चों को इन सभी डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन और सर्विस में ऐसे बांटूं कि ये हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल तो नहीं, एक एस्टिमेटेड खर्चा बन जाए, तो यह कहलाता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। यह क्वेश्चन आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि एलोकेशन क्या होता है, अपोर्शनमेंट क्या होता है। कॉमन खर्चों को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट से बांटना ऐसे कि वो एक्चुअल बन जाए हर डिपार्टमेंट का, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। कॉमन खर्चे को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से बांटना, ऐसे बांटना कि वो हर डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड बन जाए, तो वो कहलाता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तो अल्टीमेटली मैं सारे खर्चे बांटता हूं, मेरे पास ये सारे खर्चे बांटने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के खर्चे का टोटल आ जाएगा, यहां पे जो भी बांटे होंगे उन सब का टोटल। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के खर्चे का टोटल आ जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल आ जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का टोटल आ जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट 3 का टोटल आ जाएगा। अब सर बात यह है, इसका करना क्या है, बांट तो दिए, क्यों बांट रहे हो, पर्पस क्या है बांटने का, सर क्या अचीव करना चाहते हो। बेटा जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की बनेगी कॉस्ट शीट, इसको हटा देता हूं जरा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की बनेगी कॉस्ट शीट नंबर 1। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की भी बनेगी कॉस्ट शीट नंबर 2। स्टोर, इंजीनियरिंग, जनरल सर्विस, बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट्स की कोई कॉस्ट शीट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सर कॉस्ट शीट बनाने का पर्पस क्या होता है, जो आपके फिनिश गुड्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस, क्या चीज, हाँ अरे केबिन में होगा कहीं पे, देखना बाहर, ऊपर जाके देख, नहीं तो क्या समझेगा। अच्छा, सो बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट शीट बनती है। क्यों बनती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट का पर्पस यही है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना। सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, जब उसकी टोटल कॉस्ट पता चलेगी, उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप ऐड करोगे, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सर कॉस्ट शीट में जो मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो ढूंढने की दिक्कत है, ना बनाने के लिए कितना लगेगा उसमें दिक्कत है, एग्जैक्टली मालूम है। तो इसलिए इन खर्चों को मैं कॉस्ट शीट में पहले ही लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में मेरे को ऐड करना होता है, कॉस्ट शीट का चैप्टर आप रिवाइज भी कर चुके हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसी फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट हम यहां से निकाल रहे हैं। यही फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट शीट में भी चाहिए, यही फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट शीट नंबर 2 यहां पे भी चाहिए। और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन सा मैं उठा लूंगा, मैंने सोचा मैंने ये सारे कॉमन खर्चे बांट लिए हैं, बांटकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 का अपना अपना मेरे पास ओवरहेड्स आ चुका है। ये मेरे पास एक तरह से टोटल ओवरहेड्स हैं, तो मैंने ये वाला ओवरहेड उठाया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट शीट में डाल दिया यहां पर। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का ओवरहेड उठाया और ये मैंने डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट शीट के फैक्ट्री ओवरहेड्स में। लेकिन सर अब भी एक दिक्कत है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का जो अपना ओवरहेड आया था वो मैंने कॉस्ट शीट में डाल दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का जो अपना ओवरहेड आया था कॉमन खर्चों को बांटकर, वो मैंने प्रोडक्शन 2 की कॉस्ट शीट में डाल दिया। अब अगर मैंने इतना ही काम किया तो होगा क्या, ये खर्चा तो रिस्पेक्टिवली मेरी कॉस्ट शीट में आ गया है,
इन्हीं खर्चों के हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगी और उसी के हिसाब से मेरी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी और उसी सेलिंग प्राइस पे मैं ग्राहक को यह प्रोडक्ट बेच दूंगा। मार्केट में कस्टमर से मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का ओवरहेड, ये तो रिकवर हो जाएगा। ये दोनों खर्चे तो रिकवर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों खर्चे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट का पार्ट बनके सेलिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट करके कस्टमर को बिक कर रिकवर हो जाएंगे। लेकिन सर जो खर्चे मेरे सर्विस डिपार्टमेंट में हुए थे, ओवरहेड्स का टोटल तो सर्विस डिपार्टमेंट में भी आया है, सर ये तो कस्टमर से रिकवर ही नहीं हो पाएगा। भाई अल्टीमेटली अगर मेरे को कोई भी खर्चा, मैं सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, अब तो मैं कह रहा हूं कोई भी खर्चा अगर मेरे को कस्टमर से रिकवर करवाना है, तो सर कोई भी खर्चा जो मैं कस्टमर से रिकवर करवाना चाहता हूं, मेरे को उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा उस खर्चे को। अगर वो खर्चा उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो ही उसमें प्रॉफिट जुड़ के सेलिंग प्राइस में वो रिफ्लेक्ट करेगा और रिकवर हो पाएगा। अगर कोई खर्चा टोटल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनाए, वो रिकवर नहीं हो सकता। तो सर अगर आपको सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा भी कस्टमर से रिकवर करवाना है ना, तो किसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को भी, किसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को भी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में आएगा नहीं, जब तक कोई खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में आएगा नहीं, तब तक वो खर्चा अपनी रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट में जाएगा नहीं। जब तक वो अपनी रिस्पेक्टिव कॉस्ट शीट में जाएगा नहीं, वो अपनी रिस्पेक्टिव टोटल कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं। जब तक वो अपनी रिस्पेक्टिव टोटल कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं, वो सेलिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, कस्टमर से रिकवर होगा नहीं। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा कस्टमर से रिकवर करवाना चाहते हो, तो सर इस सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो लाना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। यही सीखा है आपने। उसके बाद अब जो यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा है, ये यहां से माइनस हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 में बढ़ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा है, ये यहां से माइनस हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 में आ जाएगा। कैसे आएगा उस पर बात करूंगा। जो सर्विस डिपार्टमेंट 3 का खर्चा है, ये यहां से माइनस हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 में आ जाएगा। और अल्टीमेटली अब यहां पे दोबारा से एक टोटल लगेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का टोटल क्या आएगा? उसका खुद का खर्चा प्लस जो सर्विस 1 से बट के आया, प्लस जो सर्विस 2 से बट के आया, प्लस जो सर्विस 3 से बट के आया, टोटल आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का टोटल क्या बनेगा? उसका खुद का खर्चा प्लस जो सर्विस 1 से बट के आया, प्लस जो सर्विस 2 से बट के आया, प्लस जो सर्विस 3 से बट के आया, टोटल। और सर सर्विस डिपार्टमेंट में हो जाएगा निल। सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा निल होने का मतलब यह है कि सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ चुका है। अब ये रिस्पेक्टिव खर्चा जो P1 और P2 में है, ये खर्चा अब मैं यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में कॉस्ट शीट में लेके जाऊंगा। और ये खर्चा जब मैं कॉस्ट शीट में लेके जाऊंगा ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का अपना खर्चा तो कस्टमर से रिकवर होगा ही होगा, सर्विस डिपार्टमेंट्स का भी यह खर्चा कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। तो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लगेगा, वो हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले तो था अपोर्शनमेंट वर्सेस एलोकेशन, दूसरा था रीअपोर्शनमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जब वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं तो वो रीअपोर्शनमेंट कहलाते हैं। उसके बाद इसमें और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है? सर कोई भी खर्चा जब पहली बार बंटता है, कोई भी खर्चा जब पहली बार बंटता है तो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और जब भी कोई खर्चा पहली बार को छोड़कर बार बार बंटता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो मैंने यहां पर ये कॉमन खर्चे पहली बार प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट से बांटे, जिसको मैं एलोकेशन या अपोर्शनमेंट कह रहा हूं, ये मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब मैंने इन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वापस से रीअपोर्शनमेंट किया, ये मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी? हां जी अनुज, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसमें एक टर्म और आती है डायरेक्ट ट्रांसफर वर्सेस इनडायरेक्ट ट्रांसफर। सर डायरेक्ट ट्रांसफर वर्सेस इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है? डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? जब ये कॉमन खर्चे पहली बार बंट रहे थे, मैं अलग कलर से बता देता हूं, जब ये कॉमन खर्चे
पहली बार बट रहे थे, अगर ये पहली बार बटते हुए ऐसे बटते कि ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बटते, ये सर्विस डिपार्टमेंट में बांटता ही नाम है, ऑल्दो वो गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन करने को बोल दे मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर ये कॉमन खर्चे मेरे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटे, सर्विस डिपार्टमेंट में बटे ही ना, तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। और अगर मेरे ये कॉमन खर्चे नॉर्मल तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ सर्विस में भी बटे और फिर सर्विस से रीअपोर्शन होकर प्रोडक्शन में आए, तो ये पूरा प्रोसेस मेरा एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सिंपल से क्रक्स की बातें थी, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मैंने बातें करी, कोई बात नहीं अनुज, आगे बढ़ता हूं। अब सर जो यहां तक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का डेटा पूरा अगर सेग्रीगेट करेंगे तो दो पार्ट्स में होता है। आपको एक टेबल क्वेश्चन में बना के दे रखा होगा जिसमें आपको सारे कॉमन एक्सपेंसेस का डेटा होगा, आपको एक टेबल और बना के दे रखा होगा जिसमें इन कॉमन एक्सपेंडिचर को इन सभी प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने का रेशोज का डेटा होगा। अब ये रेशो के डेटा में आपको क्या क्या बोल सकता है, एरिया दे सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे सकता है, मशीन आवर्स दे सकता है, यहां पे वो आपको कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट दे सकता है, यहां पे वो आपको किलोवाट आवर्स दे सकता है, यहां पे वो आपको हॉर्स पावर दे सकता है, ठीक है जी, यहां पर वो आपको दुनिया झांकी और बड़ी सारी चीजें क्या दे सकता है, एरिया वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एरिया में बढ़ जाएगा, जो भी है इस तरीके का ये सारा डेटा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा दे सकता है, रेडिएटर सेक्शंस का डेटा दे सकता है, यही डेटा होता है ज्यादातर, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। बेसिकली इस रेशो में यहां के डेटा को यूज करके, इस टेबल 2 के डेटा को यूज करके मैं कॉमन एक्सपेंडिचर को बांटता हूं। सर ये जो डेटा है, ये डेटा अपोर्शनमेंट वर्सेस एलोकेशन, पहली बार कॉमन खर्चों को सभी डिपार्टमेंट से बांटने के काम आएगा। रीअपोर्शनमेंट कैसे होगी उस पर अभी बात नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करूंगा थोड़ी देर में। अब जैसे आपके पास रेंट का खर्चा है, वो एरिया की रेशो में बढ़ जाता है। कई बारी लाइटिंग का खर्चा, अगर तो क्वेश्चन में किलोवाट आवर्स गिवन है तो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किलोवाट आवर्स में बढ़ जाता है। कई बारी लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है और किलोवाट आवर्स नहीं होते, तो एरिया की रेशो में बांट देते हैं, ठीक है ना। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है, इंश्योरेंस बढ़ जाता है, उसके बाद हॉर्स पावर में पावर का खर्चा बढ़ जाता है, इसके बारे में अभी स्पेसिफिक कुछ बात करूंगा अलग से। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में कई बारी मील चार्जेस का खर्चा दिया होता है क्वेश्चन में, इस तरीके का खर्चा बढ़ जाता है। कई बारी क्वेश्चन में फ्यूल एंड हीट का खर्चा दिया होता है, वो रेडिएटर सेक्शंस की रेशो में बढ़ जाता है। उसके बाद कई बारी क्वेश्चन में और भी दुनिया जाके कई बारी जैसे ऐसे लिख देता है बस अदर ओवरहेड्स। अगर आपको किसी खर्चे की नेचर ना पता हो क्वेश्चन में, अगर आपको किसी खर्चे की नेचर ना पता हो क्वेश्चन में, उसको उठा के डायरेक्ट लेबर आवर्स या जो भी आवर्स दे रखे हैं उनकी रेशो में बांट देना, ठीक है ना। कई बारी आपको मशीन मेंटेनेंस का खर्चा दे देता है, तो मशीन मेंटेनेंस का खर्चा मशीन आवर्स में बढ़ जाएगा, इस तरीके से ये खर्चा बढ़ जाएगा। कई बारी बकायदा आपको डेप्रिसिएशन दे देता है और कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट नहीं देता। डेप्रिसिएशन आपको सभी डिपार्टमेंट में बांट कर दे दी, डेप्रिसिएशन आपको सभी डिपार्टमेंट में बांट के दे दी, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट बताया नहीं, और इंश्योरेंस का खर्चा है, अब ये बांटना है। वैसे तो इंश्योरेंस का खर्चा कौन सी रेशो में बटेगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, लेकिन वो दे नहीं रखी, तो इंश्योरेंस का भी खर्चा मैं कौन सी रेशो में बांट देता हूं, डेप्रिसिएशन की रेशो में, क्योंकि डेप्रिसिएशन की रेशो वही होगी जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट की रेशो होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगा होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। किसी की कैपिटल वैल्यू ज्यादा होगी तो उस पे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा होगा, जिसकी कम वैल्यू होगी उस पे कम डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो डेप्रिसिएशन की रेशो वही होगी जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, मैं उसी रेशो में इंश्योरेंस का खर्चा बांट देता हूं। मतलब इन सारे डेटा के बेसिस पे मेरे ये कॉमन खर्चे पहली बार अपोर्शन या एलोकेशन हो जाते हैं। अच्छा जी, ध्यान दो चीजों का मेन यहां पे रखना है जो बच्चे गलती कर सकते हैं। पहली चीज, कई बारी सवाल आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 3 आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जानबूझकर लिख के देगा, और बकायदा यह खर्चा आपको इन सभी डिपार्टमेंट से बांट कर भी दिया होगा।
आपको सभी डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही कमल, आपको सभी डिपार्टमेंट्स में ये खर्चा बांट कर भी दे रखा है। और हमने क्या समझा है सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में ये चैप्टर बात ही नहीं करता है। ये चैप्टर का नाम ही ओवरहेड्स है, जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बना है, तो ये तो नहीं आएगा डायरेक्ट खर्चा। लेकिन सर जो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा है ना, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा यहां पे नहीं आएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, फॉर द सिंपल रीजन सर, डायरेक्ट खर्चा मैं लेने के लिए मना क्यों कर रहा हूं इस चैप्टर में, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 की कॉस्ट शीट बनेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट P1 के चले जाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस P2 के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के, उसकी कॉस्ट शीट में चले जाएंगे। इनकी कोई कॉस्ट शीट थोड़ा ना बन रही है, इनके खर्चे तो कहीं नहीं जाएंगे, इनके खर्चे तो कॉस्ट शीट में लाने पड़ेंगे। कैसे लाने पड़ेंगे, यहां पर लिखकर रिअपोर्शन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लाकर उनकी कॉस्ट शीट में लेके जाने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये खर्चे सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो इनडायरेक्ट ही हैं। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट होते तो सर्विस डिपार्टमेंट में आए ही ना होते। भाई सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट है, प्रोडक्शन के डायरेक्ट थोड़ा ना है। मेरे को किसके डायरेक्ट देखना है, प्रोडक्शन के डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट का कंसीडर करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज सर, पावर के खर्चे की बात करूंगा। पावर का खर्चा हॉर्स पावर में बढ़ता है। अगर हॉर्स पावर क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो फिर किलोवाट आवर्स में बांटना मेरी मजबूरी बन जाता है, ठीक है। वैसे लॉजिकली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किलोवाट में बढ़ता है और पावर का खर्चा हॉर्स पावर में ही बढ़ना चाहिए। अब आगे बात करता हूं, पावर का खर्चा हॉर्स पावर में ही बढ़ना चाहिए, लेकिन अब 2 तरीकों से क्वेश्चन में डेटा होता है, 2 नहीं बल्कि 3 तरीकों से क्वेश्चन में डेटा होता है। एक तो बेटा जी क्वेश्चन में दे रखा है इफेक्टिव हॉर्स पावर परसेंटेज, क्रक्स बताऊंगा फिर लॉजिक बताऊंगा। एक दिया हो सकता है हॉर्स पावर आवर्स, एक दिया हो सकता है हॉर्स पावर ऑफ मशीन। बस अब बेटा जी अगर तो आपको हॉर्स पावर की परसेंटेज दे रखी है, लेट्स से P1 में 25, P2 में 30%, S1 में 20%, कितना हो गया ये 55, 75, S2 में 15% और S3 में 10%। आपको इफेक्टिव आवर्स की परसेंटेज दे रखी है। आप बेटा जी कुछ नहीं करोगे, डायरेक्टली ये जो रेशो बनेगी 25:30:30:20:15:10, डायरेक्टली इस रेशो में बांट दोगे अपने पावर के खर्चे को, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। अगर आपको सवाल में हॉर्स पावर आवर्स दे रखे हैं, वही P1, P2, S1, S2, S3, इसमें 2000 घंटे मतलब 2000 HP आवर्स, इसमें 7000, इसमें 9000, इसमें 1000, इसमें 1500, तो भी बेटा जी आपको कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली जो यहां से रेशो बनेगी, इस रेशो में आप अपने खर्चे को बांट देंगे, पावर के खर्चे को। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दे रखा है, तो बेटा जी आप डायरेक्टली हॉर्स पावर की रेशो में नहीं बांट सकते। आपको हॉर्स पावर ऑफ मशीन जो दे रखा है मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स करना पड़ेगा, और यहां से जो रिजल्टेंट रेशो बनेगी, यहां से जो रिजल्टेंट रेशो बनेगी, इसी रेशो में आप अपने पावर के खर्चे को बांटेंगे। मेरी बात समझ आई? फॉर द सिंपल रीजन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन का मतलब क्या है, इस मशीन में जो इंजन है वो कितनी कैपेसिटी का है। जैसे किसी के पास बाइक है, मेरे पास बाइक है, उसमें इंजन 750 सीसी का है, तो क्या वो 750 सीसी की पावर जनरेट कर भी रही है बाइक? नहीं कर रही है सर। 750 की पावर जनरेट करने की उसकी कैपेसिटी है। तो ये तो वो दे रखा है हॉर्स पावर ऑफ मशीन। पावर का खर्चा किस पे आया होगा, कितनी पावर जनरेट करी। और कोई गाड़ी, कोई इंजन, मशीन का इंजन हो, गाड़ी का इंजन हो, बाइक का इंजन हो, वो कितनी पावर जनरेट करेगा, जितनी देर वो चलेगा। उसकी कैपेसिटी 750 छोड़ो, 2000 सीसी हो, 5000 सीसी हो, वो उतनी पावर जनरेट थोड़ा ना कर देगा। आप जितनी देर चलाओगे उतनी देर जनरेट करेगा ना। इसलिए यहां पे हॉर्स पावर ऑफ मशीन को मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। हॉर्स पावर आवर्स का मतलब है ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है।
हॉर्स पावर परसेंटेज, बेटा जी ये जो हॉर्स पावर आवर्स होते हैं ना, इसी को परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब यहां पे भी परसेंटेज में भी मतलब यही है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर्स कर रखा है, यहां नहीं कर रखा है, हमने कर दिया। ठीक है ना, ये गलती होती है, इसका रखना ध्यान। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ी बात करूंगा अब रीअपोर्शनमेंट की। बेटा जी रीअपोर्शनमेंट में आपके पास आते हैं 3 मेथड्स, डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, स्टेप डाउन और स्टेप लैडर सिस्टम, जो कि नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज में यूज होता है, और तीसरा मेथड आता है इंटर ट्रांसफर मेथड, जो कि रेसिप्रोकल सर्विसेज में यूज होता है। बेसिकली यहां पे हम अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन एक एक करके। अब बेटा जी सबसे पहले तो डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड। डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड तो आपको क्या कहता है? डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड कहता है सर आपने ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, 2, 3 सबके खर्चे, जितने भी कॉमन खर्चे थे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, पावर, लाइटिंग का खर्चा, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट लेबर, कंज्यूमेबल सप्लाईज, सारे कॉमन खर्चे आपने इन सारे डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन या एलोकेशन कर दिए हैं। तो आपके पास टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट आ चुका है। मतलब वो पहले वाला काम आप सारा कर चुके हो और आपके पास टोटल आ चुका है इन सबका, टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट करके। अब सर डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड कहता है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है। इस बात को इग्नोर कर दो। अगर मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 को सर्विस तो देगा ही देगा, साथ में मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी सर्विस दे रहा है, इस बात को इग्नोर कर दो। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कभी भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही जाएगा। मतलब S1 में यहां पर माइनस करूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 में लाऊंगा, भले ही ये S2 S3 को सर्विस दे रहा हूं, इग्नोर कर दूंगा इस बात को। ये रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1 हो गई। ऐसे ही S2 का खर्चा यहां से माइनस करूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 में लाऊंगा, भले ही S2 S3 में या S1 में किसी में सर्विस दे रहा हूं, इग्नोर कर दूंगा। और S3 का खर्चा यहां से माइनस करूंगा और ये भी सिर्फ P1 और P2 में लाऊंगा, भले ही S3 S1 या S2 में से भी किसी को सर्विस दे रहा हूं, इग्नोर कर दूंगा इस बात को। और अल्टीमेटली मेरे पास P1 और P2 का टोटल खर्चा आ जाएगा और इनमें निल हो जाएगा। दिस इज योर टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। और सर ये किस रेशो में बटेगा, ये बात आपको क्वेश्चन बता देगा। क्वेश्चन बता देगा कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 P1 और P2 को कौन सी रेशो में सर्विस दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 P1 और P2 को कौन सी रेशो में सर्विस दे रहा है, वो बता देगा। अगर वो रेशो P1 और P2 के साथ S2 और S3 में भी बांट रही हो, उसको इग्नोर कर दूंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन कह दे S1 P1 को 20% की सर्विस देता है, P2 को 40% की सर्विस देता है, S2 को 15% की सर्विस देता है और 25% की सर्विस देता है S3 को। मैं इनकी परसेंटेज इग्नोर कर दूंगा, सारा खर्चा 2:4 रेशो में बांट दूंगा। एज सिंपल एज दैट। इन्हीं की रेशो बना के बांट दूंगा इनमें, उनको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन मेथड में करनी होती है हमको रैंकिंग। मैं एग्जांपल के लिए आपको डेटा देता हूं। मान लो 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, आपको बोला है जो S2 डिपार्टमेंट है वो P1 P2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्व करेगा ही करेगा, S1 को भी सर्व कर रहा है, S3 को भी सर्व कर रहा है। जो S1 सर्विस डिपार्टमेंट है ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सारे सर्विस डिपार्टमेंट सर्व करेंगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, ये साथ के साथ S3 को भी सर्व कर रहा है। और आखिरी में आता है S3 डिपार्टमेंट, ये सिर्फ P1 और P2 को सर्विस दे रहा है। पहले तो इस सिचुएशन में ना एक चीज जज करो, ये है नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। कौन सी सर्विस? नॉन रेसिप्रोकल। सर नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है मैं तुमको सर्व कर रहा हूं, उसके बदले तुम मुझे भी सर्व कर रहे हो।
रेसिप्रोकेट हो रही है सर्विस। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी सर्व कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 बदले में सर्विस 1 को भी सर्व कर रहा है। रेसिप्रोकेट हो रही है सर्विस, वो तो होती है रेसिप्रोकल सर्विस। और नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मैं तो आपको सर्व कर रहा हूं लेकिन आप मुझे सर्व नहीं कर रहे हो। सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को तो सर्विस दे रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्विस नहीं दे रहा है। यहां पे वही हो रहा है। नॉन रेसिप्रोकल कैसे है? सर्विस डिपार्टमेंट 2 1 और 3 को तो सर्विस दे रहा है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को सर्विस नहीं दे रहा है, 3 को दे रहा है। इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट 3 वो भी 2 को सर्विस नहीं दे रहा है। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 2 तो 1 और 1 और 3 को सर्विस दे रहा है, 1 और 3 2 को सर्विस नहीं दे रहे हैं। नॉन रेसिप्रोकल। ऐसी सर्विस डिपार्टमेंट 1 में देख लो, सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 3 को तो सर्व कर रहा है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 3 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्व नहीं कर रहा है। नॉन रेसिप्रोकल है सर। बेसिकली ये हो गया आपका नॉन रेसिप्रोकल। अब हमको यहां पे करनी होती है रैंकिंग। रैंकिंग का पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, रैंकिंग का पहला मेथड क्या कहता है? सर जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, खर्चे के वाइज नहीं देखना, परसेंटेज के वाइज नहीं देखना, बस आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है वो बड़ा डिपार्टमेंट है। तो यहां पे S2 4 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, नंबर 1 रैंकिंग। S1 3 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, सेकंड रैंकिंग। S3 सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, सबसे छोटा डिपार्टमेंट है। और यहां पे एक बात और नोटिस करो, नॉन रेसिप्रोकल यहां पे कैसे हो रहा है? जो बड़ा डिपार्टमेंट है वो अपने छोटे डिपार्टमेंट्स को तो सर्व कर रहा है, छोटे डिपार्टमेंट बड़े डिपार्टमेंट को सर्व नहीं कर रहे हैं। बड़ा डिपार्टमेंट तो छोटे डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, छोटा डिपार्टमेंट अपने सीनियर को सर्व नहीं कर पाएगा। आइए अब देखते हैं अब इसमें होगा क्या। पहले तो रैंकिंग कर ली, अब बेटा जी इसका बनेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में भी सबसे पहले तो रैंकिंग का ही यूज होगा। इसका फॉर्मेट अंधाधुंध जैसे मर्जी नहीं बन जाएगा। एक कॉलम तो आप पर्टिकुलर्स का बनाओगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और 2 तो आप जैसे मर्जी लिख लो। अब जब सर्विस डिपार्टमेंट लिखने होंगे तो सर यूज होगा रैंकिंग का। सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट लिखा जाएगा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसकी पहली रैंकिंग है वो है S2, S2 लिखा जाएगा सबसे लास्ट में। बिल्कुल सही कमल। सेकंड नंबर पे बड़ा डिपार्टमेंट है S1, फिर लिखा जाएगा S1। और सबसे छोटा डिपार्टमेंट है S3, फिर लिखा जाएगा S3। और यहां पे होती है अब एक सिली मिस्टेक। आपके सर्विस डिपार्टमेंट ना जंबल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन में जिस सीरीज में आपको खर्चे दिए होंगे P1 P2 S1 S2 S3, उस सीरीज में उठा के खर्चे मत लिख देना। ये पक्का पक्का ध्यान रखना, यहां पे जंबल हो चुके हैं सर्विस डिपार्टमेंट। तो S3 का खर्चा आइडेंटिफाई करके यहां पे लिखना, ठीक है ना, ये गलती हो जाती है। तो आपके पास यहां पे टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट आ गए। आपने वो पहले वाला काम अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन, वो सारे खर्चे सभी डिपार्टमेंट्स में तो आपने बांट दिए, पहले वाला काम आपने कर लिया, उसका आ गया टोटल। अब सर रीअपोर्शनमेंट करनी है। अब रीअपोर्शनमेंट भी अंधाधुंध किसी की भी पहले मत कर देना। जैसे फॉर्मेट में सबसे आखिरी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट लिखा, रीअपोर्शनमेंट भी सबसे पहले सबसे बड़े डिपार्टमेंट की होगी। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट S2 था, सबसे पहले रीअपोर्शनमेंट भी उसकी होगी। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा रीअपोर्शन होगा और सर्विस डिपार्टमेंट 2 P1 P2 S1 S3 सबको सर्व कर रहा था, सब में बांट दो इसका खर्चा। जिस जिस रेशो में सर्व कर रहा है, क्वेश्चन में वो डेटा दिया होगा, उस रेशो में ये खर्चा बांट दो, ठीक है जी। तो S2 का खर्चा उसके आगे वाले डिपार्टमेंट्स में बट गया है। फिर आप करोगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ जो डिपार्टमेंट सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है S1। S1 का खर्चा रीअपोर्शन होगा कितना? उसका खुद का खर्चा प्लस जो S2 से बट के आए, ये टोटल खर्चा यहां पे आएगा। और सर S1 का खर्चा P1 P2 S3 में जिस रेशो में क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ ये सर्व करते हैं, उस रेशो में यहां पे बट जाएगा। और आखिरी में सबसे छोटा डिपार्टमेंट रीअपोर्शनमेंट ऑफ S3, इसका खर्चा और इसका भी खर्चा कितना रीअपोर्शन होगा? उसका खुद का खर्चा प्लस जो S2 से बट के आया प्लस जो S1 से बट के आया, ये टोटल खर्चा यहां पे लिखा जाएगा। और ये P1 और P2 में, क्योंकि ये सर्विस ही सिर्फ P1 और P2 को दे रहा था, यहां पे अब रीअपोर्शन हो जाएगा।
और अल्टीमेटली आपके पास S1 S2 S3 का खर्चा हो जाएगा निल और यहां का खर्चा आ जाएगा टोटल। दिस इज योर टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। समझ आया आप सबको ये? तो ये तो था बिल्कुल सिंपल। अभी रैंकिंग में कुछ बातें करूंगा लेकिन अभी नहीं, पहले बताऊंगा इंटर ट्रांसफर, क्योंकि उसी से लिंक होगा सेकंड थर्ड मेथड ऑफ रैंकिंग। बेटा रिवीजन्स का फायदा लग रहा है ना आपको? रिवाइज हो रहा है सारा अच्छे से? कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं आपके? हाँ जी, ठीक है जी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आगे बकबक करके चला जाता हूं बस, ये तो तुम खुद ही कर लेते वैसे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर बात करता हूं इंटर ट्रांसफर की। पहले तो इंटर ट्रांसफर में सिचुएशन बनती है रेसिप्रोकल सर्विस। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है। जैसे कि P1 P2 दो सर्विस डिपार्टमेंट है और मैं दो ही एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो ही एग्जांपल के लिए सर्विस डिपार्टमेंट लेता हूं S1 S2। मैंने टोटल ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट तो कर दिए। अब मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं डिजिट्स में, क्योंकि मैं रेशो इक्वेशन भी बना के बात करूंगा। यहां पे मैं मान लो P1 का खर्चा 1 लाख आ गया, वो सारे कॉमन खर्चे बांट कर अपोर्शन एलोकेशन करके, और P2 का मान लो यहां पे 1.5 लाख आ गया, S1 का मान लो यहां पे 50,000 आ गया और S2 का मान लो यहां पे 60,000 आ गया। ठीक है जी। इसके अलावा अब आपको सवाल में डेटा दिया हुआ है कि सर जो मेरा S1 डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, जो मेरा S1 डिपार्टमेंट है वो P1 P2, जो S1 डिपार्टमेंट है वो P1 को 30% की सर्विस दे रहा है, P2 को 25% की सर्विस दे रहा है, खुद को सर्व कर नहीं सकता। ये बाकी सारी उधर चली जाएगी, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं मैं। 40% की सर्विस दे रहा है P1 को और 30% की सर्विस दे रहा है P2 को, या 35% की सर्विस दे रहा है P2 को, बचा कितना? ये 25% की सर्विस दे रहा है S2 को, खुद को सर्व कर नहीं सकता। ऐसे ही जो मेरा S2 डिपार्टमेंट है, ये P1 को सर्विस दे रहा है 50% की, P2 को सर्विस दे रहा है 35% की या 45% की, और S1 को सर्विस दे रहा है 5% की, खुद को सर्व ये कर नहीं सकता। अब बेटा जी पहली बात, यहां पे जैसे ही आप ये डेटा पढ़ोगे तो आपको उसी टाइम आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चंस की, आप फेमिलराइज हो इस डेटा से, इसी तरीके से डेटा दिया होता है। अब इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को 25% की सर्विस दे रहा है, 1 2 को 25% की सर्विस दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को सर्व कर रहा है 5%, सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को 5% की। दिस इज योर रेसिप्रोकल सर्विसेज। ठीक, अब यहां पे क्या लग जाएगा? इंटर ट्रांसफर। सर इंटर ट्रांसफर लगाना क्यों पड़ेगा? दिक्कत क्या है सर? बांट दो। बेटा अगर आप नॉर्मल तरीके से बांटना चाहोगे ना तो होगा पता क्या, सर्विस डिपार्टमेंट 2 से बांटोगे, वो खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट 1 में आ जाएगा, P1 P2 में तो जाएगा ही। फिर सर्विस डिपार्टमेंट 1 बांटोगे, P1 P2 में तो जाएगा ही, वो 2 में भी आ जाएगा। दोबारा से 2 में बांटोगे, वो फिर 1 में आ जाएगा, 1 से फिर बांटोगे, वो फिर 2 में आ जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, ये खेल चलता जाएगा और अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा निल नहीं बनेगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अगर निल नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में नहीं बटा है और मेरे को वो करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? मैं लगाता हूं यहां पे इंटर ट्रांसफर में साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने जान के डिजिट्स वाला डेटा यहां पे इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे ना इस इक्वेशन को बनाने में करते हैं गलती। ठीक है ना? पहले तो मैं आपको करेक्ट इक्वेशन बना के बता रहा हूं, उसके बाद जो गलती करते हैं मैं वो भी बता दूंगा आपको। अब बेटा जी यहां पे केस क्या बनेगा? मैं इक्वेशन बनाना चाहता हूं, मैं सर्विस डिपार्टमेंट 1 की इक्वेशन बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना, सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना। कुछ नालायकों के मन में इतनी प्रैक्टिस के बाद भी जवाब आएगा 50,000। सर्विस डिपार्टमेंट का ये टोटल खर्चा नहीं है, ये सर्विस डिपार्टमेंट का अपना खुद का खर्चा है। मैंने पूछा है सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल खर्चा। टोटल खर्चे का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट 2 से बट के भी कुछ सर्विस डिपार्टमेंट 1 में आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 से भी बट के कुछ खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट 1 में आएगा। मैं कह रहा हूं टोटल खर्चा। टोटल खर्चे का मतलब उसका खुद का खर्चा प्लस जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 से बट के सर्विस 1 में आएगा वो मिलाकर।
तो कुछ नालायक इतनी प्रैक्टिस के बाद फिर मेरे को यहां पे भी जवाब दे सकते हैं, सर 60,000 से सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 को 5% की सर्विस दे रहा है। तो कुछ नालायक यहां पे बोल सकते हैं सर 60,000 का 5% कर लो। ये भी नहीं होगा, क्योंकि 60,000 सर्विस डिपार्टमेंट 2 का टोटल खर्चा नहीं है। 60,000 सर्विस डिपार्टमेंट 2 का भी टोटल खर्चा नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का टोटल खर्चा कितना होगा? वहां पे सर्विस डिपार्टमेंट 1 से बट के जाना है, तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 का भी मेरे को टोटल खर्चा नहीं मालूम। 60,000 का 5% नहीं होगा, तो मैंने इक्वेशन क्या बनाई, सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल खर्चा कितना, उसका खुद का खर्चा 50,000 प्लस 5% ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 2, 5% ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 2। सर्विस डिपार्टमेंट 2 के टोटल खर्चे में से जो भी बट के सर्विस डिपार्टमेंट 1 में आएगा, मेरे को नहीं पता कितना आएगा। इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट 2 का टोटल खर्चा कितना, उसका खुद का खर्चा 60,000 प्लस सर्विस डिपार्टमेंट 1 से भी बट के सर्विस डिपार्टमेंट 1 से भी बट के सर्विस डिपार्टमेंट 2 में जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट 1 से 2 में कितना जाएगा? सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 को 25% की सर्विस दे रहा है, तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 से 2 में 25% खर्चा जाएगा, मतलब 25% ऑफ S1। दीज आर योर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व सिंपल सा है। परसेंटेज को पहले तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना इजी बनाने के लिए, जैसे 5% 0.05 और 25% 0.25। उसके बाद S1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है ना। ये पूरी 50,000 प्लस 5% 0.05 ऑफ S2, पूरी इक्वेशन S2 की टर्म से बन जाएगी, या वाइस वर्सा S2 की ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके S1 और S2 की वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी आपका यहां पे S1 और S2 आएगा, अब आपको जब रीअपोर्शनमेंट करनी होगी ना, यहां पे लिख के रीअपोर्शनमेंट ऑफ, अब यहां पे ये नहीं देखना स्टेप डाउन की तरह कि पहले किसका करेंगे, किसी का मर्जी कर दो। आपने मान लो S1 का रीअपोर्शन किया, तो S1 का यहां पे जो खर्चा आ रहा है वो नहीं करना है। जो भी आपने यहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके S1 के खर्चे का अमाउंट निकाला होगा, वो यहां पे लिखिए, और जेन्युइन तरीके से जो भी यहां पे ये रेशो दे रखी है 40%, 35%, 25%, इस रेशो में यहां पे भी बांट दो, यहां पे भी बांट दो, यहां पे भी बांट दो। उसके बाद S2 का खर्चा रीअपोर्शन होगा ऑफ S2। अब यहां से टोटल वोटल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी खर्चा यहां पे निकाला है साइमल्टेनियस इक्वेशन से S2 का टोटल, आप सीधा इसको उठाइए, बिल्कुल सही, आप सीधा इसको उठाइए, यहां पे लिखिए, और जो भी रेशो क्वेश्चन में दे रखी है 20, 50%, 45%, 5%, इस रेशो में इन सारे डिपार्टमेंट्स में जिस जिसको ये सर्व कर रहा है उसमें बांट दीजिए। और गजब बात ये होगी जब एंड में आप इसका टोटल लगाओगे, P1 P2 का तो टोटल आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 का ऑटोमेटिकली निल हो जाएगा, बात खत्म। ये था आपका इंटर ट्रांसफर साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन में करते हैं बच्चे गलती, अब वो गलती सुन लो, यहां पे वो इक्वेशन शायद आप कनेक्ट करेंगे, बहुत बच्चे ये गलती करते होंगे। S1 की रेशो जो मुझको टेस्ट वगैरह में देखने को ज्यादातर मिलती है बच्चों से, वो ये मिलती है, S1 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 25% ऑफ S2। S2 इज इक्वल टू 60,000 प्लस 5% ऑफ S1। ये परसेंटेजेस उल्टा सीधा कर देते हैं। आप में से काफी बच्चे शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये गलती कभी ना कभी आपसे हुई होगी, लग रहा है। और अगर नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे ये गलती नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर ये बच्चे ये गलती करते हैं। हां जी, ये गलती क्यों करते हैं बच्चे, मैं उस पर भी आता हूं। वो S1 की रेशो बना रहे हैं, डेटा देखिए, S1 की रेशो बना रहे हैं, S1 इज इक्वल टू 50,000 प्लस, सीधा S1 के सामने 25% लिखा हुआ है, ये लिख देते हैं उठा के। ऐसे ही जब S2 की रेशो बनाते हैं, उसके सामने 5% लिखा हुआ है, ये लिख देते हैं उठा के। अरे भाई, S1 की जब रेशो बना रहे हो तो S1 S2 को कितनी सर्विस देगा ये थोड़ा ना देखोगे। S1 की इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है, S1 में S2 से बट के कितना आएगा, उसके लिए तो S2 S1 को कितनी सर्विस दे रहा है ये देखना पड़ेगा ना, तो वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है जी, S1 में 5% आएगा, S2 में 25% आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। अब पता चले इस बात का रट्टा मार लो कि उल्टा कर देंगे, लेकिन मतलब से करना प्लीज। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पे मैंने ये सारे मेथड्स तो आपसे डिस्कस कर लिए रीअपोर्शन वगैरह के, लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा कई बार क्वेश्चन ये आता है
कि सिचुएशन तो हो रही होती है क्वेश्चन में स्टेप डाउन की या इंटर ट्रांसफर की। सिचुएशन या तो स्टेप डाउन की लग रही होती है या इंटर ट्रांसफर की, और क्वेश्चन क्या देता है, डायरेक्ट मेथड से करो। सिचुएशन कुछ और है, कह दिया है डायरेक्ट मेथड से रीअपोर्शनमेंट करना, तो दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है, इग्नोर कर दो इस बात को, तो चाहे स्टेप डाउन है चाहे इंटर ट्रांसफर है, रेसिप्रोकल है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो इग्नोर करना है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है, और बकायदा यहां पे तो मेरा फॉर्मेट भी बड़ा सिंपलिस्टिक बनता है। अगर ऐसे में मेरे को सिर्फ रीअपोर्शनमेंट करनी है, अगर तो मेरे को सब कुछ करके दिखाना है, अपोर्शनमेंट एलोकेशन भी करके दिखानी है, रीअपोर्शनमेंट भी करके दिखानी है, तो मेरे को पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, पर्टिकुलर्स, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम, सर्विस डिपार्टमेंट के सारे कॉलम। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ रीअपोर्शनमेंट करके दिखानी है और डायरेक्ट मेथड से करके दिखानी है, तो मैं कॉलम ही सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बनाता हूं। सर्विस डिपार्टमेंट को तो कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बेटा उसमें कुछ काम ही नहीं होगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा क्या दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा? नहीं जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आना ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो मैं उनके कॉलम बना के करूंगा क्या? खाली पड़े रहेंगे। आप पेपर में बना दोगे, गलत नहीं हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो टाइम बचाएंगे हम। दिक्कत तो सर वहां पे है जब सवाल में सिचुएशन हो साइमल्टेनियस इक्वेशन की, सिचुएशन हो क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशन की, और लगाने को बोल दे स्टेप डाउन। वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि सिचुएशन स्टेप डाउन की हो और लगाने को साइमल्टेनियस बोल दे, वो कभी बन ही नहीं सकता। फॉर द सिंपल रीजन, साइमल्टेनियस बनाने के लिए, इंटर ट्रांसफर बनाने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। स्टेप डाउन में रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो मैं ये कह ही नहीं सकता हूं कि नॉन रेसिप्रोकल की सिचुएशन है और रेसिप्रोकल हो जाए, नहीं हो सकता ना वो। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन बना के दे सकता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन लग रहा हो, इंटर ट्रांसफर की सिचुएशन हो, लेकिन बोल दे स्टेप डाउन लगाने के लिए। अब सर पहले तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी सर, स्टेप डाउन लगाने के लिए सबसे पहले करनी होती है रैंकिंग। अब जैसे मैं इस वाले एग्जांपल में बात करूं इस डेटा के साथ कि S1 P1 P2 S2 को सर्विस दे रहा है, S2 P1 P2 और S1 को सर्विस दे रहा है, स्टेप डाउन लगाओ। स्टेप डाउन के लिए रैंकिंग कैसे करोगे? दो सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 कितने डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है? P1 P2 S2, तीन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। S2 कितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है? P1 P2 S1, तीन। रैंकिंग ही नहीं हो सकती सर। अगर रैंकिंग नहीं हो सकती, मैं स्टेप डाउन कैसे लगाऊंगा? दिक्कत समझ में आ गई? अगर इंटर ट्रांसफर रेसिप्रोकल की सिचुएशन हो और सवाल अगर मेरे को कह दे कि स्टेप डाउन लगाओ, तो दिक्कत मेरे को रैंकिंग से आ जाएगी, और रैंकिंग से ही मेरा स्टेप डाउन लगना शुरू होता है। तो सर इस दिक्कत को सॉर्टेड करने के लिए हमारे पास आते हैं ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ रैंकिंग। अब ये ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ रैंकिंग क्या है बेटा? ऑल्टरनेट मेथड 1, मेनली तीन मेथड्स हो जाएंगे, एक तो पहले वाला जो सीख चुके हैं, उसके अलावा दो और हैं। ऑल्टरनेट मेथड 2 लिख रहा हूं क्योंकि पहला तो वही हो गया नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। पहला ऑल्टरनेट मेथड आपके पास क्या है? परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। अभी डेटा लेकर भी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। सिंपल सी बात है सर, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है, और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है। आप वो परसेंटेज निकाल लीजिए, जिस सर्विस डिपार्टमेंट की परसेंटेज ज्यादा आएगी वो बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, ठीक है ना? और मैं सिंपल सा एवी डेटा आपको दे रहा हूं। एक डेटा आप पहचान जाओगे, मैं किसी क्वेश्चन का ही डेटा दे रहा हूं एक तरह से। एक डेटा मैं आपको दे रहा हूं बड़े सारे और डेटा के बीच में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में मान लो 42 एम्प्लॉइज हैं, 2 में मान लो कितने थे, 40 एम्प्लॉइज हैं, 1 में मान लो 20 एम्प्लॉइज हैं, और यहां पे मान लो 21 एम्प्लॉइज हैं। समझ गए होगे आप? मैं, मेरी बुक का ही क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन है, उसी की रेफरेंस दे रहा हूं। और एक आपको प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है,
हाँ जी बिल्कुल सही। यहां पे प्रोसेसिंग टाइम आपको दे रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में 4200 मिनट्स लगते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में 4000 मिनट का काम होता है, S1 में 1400 और S2 में 400 मिनट का काम होता है। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, मान लो इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी डेटा दे दे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन और बाकी के सर्विस डिपार्टमेंट्स को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे सर्व कर रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है तो उनके प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से सर्विस दे रहा है। मतलब S1 का खर्चा रीअपोर्शन करने के लिए बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बनेगा, S2 का खर्चा रीअपोर्शन करने के लिए बेस प्रोसेसिंग टाइम बनेगा। अब आपको रैंकिंग करनी है स्टेप डाउन लगाने के लिए, तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले मैं S1 की बात करता हूं। S1 किस पे सर्विस दे रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। S1 S2 को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है, मेरे को यह जानना है। S1 S2 को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है। S1 S2 के 21 एम्प्लॉइज को सर्व कर रहा है, डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टोटल कितने एम्प्लॉइज को सर्व कर रहा है, 42 P1 के, 40 P2 के और S2 के 21 ही। ये आती है परसेंटेज। थोड़ा डेटा तो मैंने एक्चुअल क्वेश्चन से मोल्ड कर ही दिया है। 20.39%। मतलब S1 S2 को इतने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है। सर इसमें आपने S1 के अपने एम्प्लॉइज क्यों नहीं लिए, जब आप डिनोमिनेटर में कह रहे थे टोटल कितने एम्प्लॉइज को सर्व कर रहा है, तो S1 के भी एम्प्लॉइज लो। बेटा जी अपने आप को सर्विस देता नहीं है कोई, अपने आप को तो सर्व करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी भी रिटर्न भरता है, अपने क्लाइंट्स की भी रिटर्न भरता है। चार्ज किससे करता होगा, क्लाइंट से करता होगा ना। अपने आप से अपनी रिटर्न भरने के पैसे थोड़ा ना लेगा, अपनी रिटर्न भरने का तो ड्यूटी बाउंड है वो। ठीक है ना, इसलिए खुद के एम्प्लॉइज कभी नहीं लेते हैं। इसी तरीके से S2 S1 को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है, S2 S1 को, S2 प्रोसेसिंग टाइम पे काम करता है तो S2 S1 के लिए 1400 मिनट लगा रहा है, डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टोटल कितना काम कर रहा है, 4200 P1 के लिए, 4000 P2 के लिए और S1 के लिए 1400। अपने टाइम लेगा नहीं, अपने लिए टाइम लगाने के लिए ड्यूटी बाउंड है। %14.58। मतलब S2 S1 को इतने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है। तो S1 S2 को 20.39 की सर्विस दे रहा है, S2 S1 को 14.58% की सर्विस दे रहा है। बड़ा डिपार्टमेंट S1 है, छोटा डिपार्टमेंट S2 है, एंड दैट इज इट। अब आपकी रैंकिंग हो गई। अब आप फॉर्मेट बना लो स्टेप डाउन लगाने के लिए, P1 P2 S1, सॉरी बड़ा डिपार्टमेंट यहां पे S1 है तो लास्ट में S1 लिखा जाएगा, पहले S2 लिखा जाएगा। इन सब का अपना खर्चा बिफोर रीअपोर्शनमेंट वाला आ जाएगा। अब रीअपोर्शनमेंट भी किसकी करोगे, पहले S1 की करोगे, बड़े डिपार्टमेंट की पहले करोगे, यहां से माइनस होगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। कौन सी रेशो में, S1 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे सर्व कर रहा है तो 42:40 रेशो S2 की रेशो 21। इस रेशो में इन सब में खर्चा बढ़ जाएगा। अब S2 का खर्चा बांटोगे। बच्चा यहां पे भी कई बार कंफ्यूज होता है, बेटा स्टेप डाउन लगा रहे हो, सिचुएशन इंटर ट्रांसफर की थी लेकिन स्टेप डाउन लगा रहे हो, और स्टेप डाउन में किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अपने आगे वाले डिपार्टमेंट से बढ़ता है, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अपने पीछे वाले डिपार्टमेंट में नहीं बढ़ता है, क्योंकि पीछे वाला डिपार्टमेंट सीनियर डिपार्टमेंट है और आगे वाला जूनियर डिपार्टमेंट है। सीनियर तो जूनियर को सर्व कर देगा, जूनियर सीनियर को सर्व नहीं करेगा। तो S2 का खर्चा अब S1 में मत बांट देना, क्योंकि बच्चे के मन में डाउट आता है S2 S1 को सर्व कर तो रहा है, बट इस बात को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि मैं वो मेथड लगा ही नहीं रहा हूं जो लगना चाहिए, मैं तो स्टेप डाउन लगा रहा हूं। तो भले ही S2 S1 को सर्व कर रहा है, इग्नोर कर दूंगा सर इस बात को, सिर्फ P1 P2 में खर्चा बटेगा और इनका निल हो जाएगा और ये आ जाएगा। अगर मैंने S2 का S1 में बांट दिया तो स्टेप डाउन कहां रहा,
फिर तो इंटर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, एक से दूसरा, दूसरे से पहला। मेरी बात समझ आई? तो यह ध्यान रखना, स्टेप डाउन, सॉरी, इंटर ट्रांसफर में अगर स्टेप डाउन लगा रहे हो तो पीछे वाला डिपार्टमेंट अपने आगे वाले डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, आगे वाला कभी पीछे वाले डिपार्टमेंट को सर्व नहीं कर सकता। सिचुएशन में भले ही बोल रखा हो, इग्नोर करना पड़ेगा उस बात को। समझ आ गया आप सबको? अच्छा, ऑल्टरनेट 3, तीसरा मेथड ऑफ रैंकिंग, इसी मेथड की एक्सपेंशन है बेटा। सेकंड मेथड क्या था? परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। आखिरी मेथड है कॉस्ट इंकर्ड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट फॉर अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। बेसिकली एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए खर्चा कितना कर रहा है। एंड ये जो ऑल्टरनेट 3 है ना, ये ऑल्टरनेट 2 की ही एक्सपेंशन है। मतलब अगर आप ऑल्टरनेट 3 करना चाहते हो, आपको ऑल्टरनेट 2 तो करना ही पड़ेगा। सर मैं इसी डेटा में आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए एक और डेटा यहां पे मैं दे देता हूं। S1 का टोटल खर्चा, S1 का टोटल खर्चा मान लो 3 लाख रुपए है, ठीक है, और S2 का टोटल खर्चा मान लो 4 लाख रुपए है या 4.5 लाख रुपए है। अब इसका मतलब क्या है? S1 में जो टोटल खर्चा हुआ है, S1 का जो अपना टोटल खर्चा है 3 लाख रुपए, वो क्यों हुआ होगा भाई? S1 का टोटल खर्चा इसलिए हुआ होगा क्योंकि S1 ने P1 को सर्विस दी है, P2 को सर्विस दी है, S2 को सर्विस दी है। उस सर्विस को देने के लिए S1 ने खर्चा किया। S2 में टोटल खर्चा 4.5 लाख का क्यों हुआ? क्योंकि S2 ने भी P1 को सर्विस दी है, P2 को सर्विस दी है, S1 को सर्विस दी है, वो सर्विस देने के लिए खर्चा हुआ। मैं जानना चाहता हूं S1 के 3 लाख के खर्चे में से S2 को सर्विस देने के लिए कितना खर्चा हुआ है। ऐसे ही S2 के टोटल 4.5 लाख के खर्चे में से S1 को सर्विस देने के लिए कितना खर्चा हुआ है, देख लेते हैं। डिपार्टमेंट परसेंटेज ऑफ सर्विस, जो भी पहले निकाला, तभी मैंने बोला ऑल्टरनेट 2 तो करना ही पड़ेगा अगर ऑल्टरनेट 3 करना चाहते हो। परसेंटेज ऑफ सर्विस, कॉस्ट इंकर्ड फॉर अदर सर्विस डिपार्टमेंट। अब इसके बेसिस पे पहला S1 S2 को कितने परसेंटेज की सर्विस दे रहा है, वो पहले निकाल चुके हो। S1 S2 को 20.39 की सर्विस दे रहा है। इसका मतलब है S1 का जो टोटल खर्चा है ना 3 लाख, उसमें से 20.39% का खर्चा S2 के लिए करना पड़ा है, क्योंकि इतने परसेंटेज की सर्विस S2 को दी है। $61,170, मतलब S1 S2 के लिए इतना खर्चा करता है। और S2 S1 के लिए, S2 S1 को कितने परसेंटेज की सर्विस देता है, वो पहले निकाल चुके हो। S2 S1 को 14.58% की सर्विस देता है। S2 का जो टोटल खर्चा हुआ है ना 4.5 लाख, उसमें से 14.58% का खर्चा S1 को सर्व करने के लिए हुआ है। 65,610। अब कौन सा डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा खर्चा कर रहा है? S2। तो अब ये बड़ा डिपार्टमेंट है, ये छोटा डिपार्टमेंट है। सर ऑल्टरनेट 2 के अकॉर्डिंग रैंकिंग अलग आ रही थी, 3 के अकॉर्डिंग अलग आ रही है, ये कैसे हो गया? मेथड अलग है, अलग आएगी, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अगर ये लगा रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग करोगे स्टेप डाउन, वो ऑल्टरनेट 2 लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, और अलग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। क्योंकि एक एब्सोल्यूट अमाउंट में बात कर रहा है और एक परसेंटेजेस में बात कर रहा है, फर्क आएगा, ठीक है ना। मैं आपको बोल सकता हूं कि मैं 15% का रिटर्न दूंगा, दूसरा बंदा भी बोल सकता है मैं भी आपको 15% का रिटर्न दूंगा। कितने अमाउंट पर? मैं कहता हूं मैं 10,000 पे 15% का रिटर्न दूंगा, वो कहता है मैं 1 लाख रुपए पे 15% का रिटर्न दूंगा। अमाउंट में तो फर्क होगा ही ना, फिर तो वो फर्क आ सकता है। चलो जी, तो यहां पे बेटा जी जो मेरे इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट था ना, वो खत्म हुआ है। अब जो मैंने यहां पे लिखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये वाला पार्ट, ये हमने रिवाइज कर लिया है। अब आते हैं मशीन आर रेट पे। छोटू सा कॉन्सेप्ट है, मेन तो इसमें सेटअप और मेंटेनेंस की मेरे को बात करनी है, ठीक है ना। हाँ जी, रिवाइज हो रहा है सबको अच्छे से?
नींद तो नहीं आ रही? बस थोड़ी देर और खत्म होने लगा है इसके कॉन्सेप्ट्स। समझ आ रहा है सबको? बड़ी जल्दी 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 रिवाइज करवाता जा रहा हूं। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सर, एक जगह पे सारा सिलेबस कंपाइल हो रहा है। सॉरी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सर मशीन आर रेट का कॉन्सेप्ट देखो यार। मशीन आर रेट का कॉन्सेप्ट अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं तो है तो बिल्कुल सिंपल है। क्या इस कॉन्सेप्ट में सारे खर्चे लिखने हैं, इसमें सारे खर्चे ऐड करके डेप्रिसिएशन का खर्चा, स्पेयर पार्ट्स का खर्चा, पावर का खर्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, कंज्यूमेबल सप्लाईज का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सारे खर्चे ऐड करने हैं। मेरे पास टोटल ओवरहेड्स बनेंगे, सारे खर्चे ऐड करके उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इफेक्टिव मशीन आवर्स, और मेरे पास मशीन आवर रेट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन बात यहां पे अब छोटी छोटी होंगी। सबसे पहले तो सर ये जो मशीन आवर रेट है, इसको क्वेश्चन कुछ नामों से आपको बोल सकता है। क्वेश्चन कह सकता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकाल दो, बात एक ही है। क्वेश्चन कह सकता है प्री डिटरमाइंड मशीन आवर रेट निकाल दो, बात फिर भी एक है। क्वेश्चन कह सकता है सिंगल मशीन रेट निकाल दो, बात तो भी एक है। क्वेश्चन कह सकता है बजटेड मशीन आवर रेट निकाल दो, तो भी बात एक है। क्वेश्चन कह सकता है ब्लैंकेट मशीन आवर रेट निकाल दो, तो भी बात एक है। क्वेश्चन कह सकता है एस्टिमेटेड मशीन आवर रेट निकाल दो, बात तो भी एक है। इन नामों से किसी भी नाम से बोल दे, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, पता नहीं यहां पे कुछ अलग चीज तो नहीं मांग ली। कुछ नहीं मांगी अलग चीज। अलग चीज कब मांगेगा वो भी बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अब सर ये इफेक्टिव मशीन आवर्स क्या है? बेटा जी, इफेक्टिव का मतलब है यहां पे प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव का मतलब है यहां पे प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। प्रोडक्टिव मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे सर? टोटल आवर्स माइनस अनप्रोडक्टिव मशीन आवर्स, सिंपल एज दैट। सर ऐसा क्यों? टोटल आवर्स क्यों नहीं ले रहे? प्रोडक्टिव ही क्यों ले रहे हो? अनप्रोडक्टिव माइनस क्यों कर रहे हो? फटाफट से सुन लो उसका लॉजिक। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो मैंने सोचा ईयर के स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि पूरे साल में 10 लाख का खर्चा करूंगा, एग्जाम्पल के लिए ओवरहेड्स। ये 10 लाख वही है जो मैंने यहां पे निकाला होगा, वो सारे खर्चे ऐड करके कि डेप्रिसिएशन का इतना खर्चा हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर का इतना खर्चा हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल का इतना खर्चा हो जाएगा, पावर का इतना हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का इतना हो जाएगा। वो सारे लाइन आइटम्स मैंने एनालाइज करके टोटल खर्चा मान लो सोच लिया 10 लाख का हो जाएगा, और मैंने सोचा पूरे साल में 1 लाख घंटे काम करूंगा। ये मैंने सोचा है, ठीक है ना? उस हिसाब से मैंने एक रेट निकाल दिया 10 रुपए पर आवर का, ठीक है ना? अब ये जो 1 लाख घंटे काम हो जाएगा, मेरे था कि 1 लाख घंटों में से ना 10,000 घंटे अनप्रोडक्टिव जाने वाले हैं। ये घंटे शायद प्रोडक्शन नहीं होगी। 90,000 घंटों में ही मान लो मेरे को लगता था कि प्रोडक्शन होगी। फिर भी मैंने 1 लाख घंटों से डिवाइड कर दिया। अब सर मान लीजिए 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे लगेंगे, रुपये लिख दिया, 1 सेकंड। अब मान लो 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे लगेंगे, तो मैंने पूरे साल में कितनी यूनिट्स बनाई होंगी? पूरे साल में 10,000 घंटे तो काम ही नहीं हुआ। पूरे साल में 90,000 घंटे काम हुआ है। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब ही क्या है? जिन घंटों में काम करके प्रोडक्शन आई है। 10,000 घंटे खाली बैठा हूं, प्रोडक्शन थोड़ा ना आई होगी। तो 90,000 घंटों से प्रोडक्शन आई, 1 घंटे में 10 घंटे में 1 यूनिट, तो 90,000 घंटों में मैंने पूरे साल में 9,000 यूनिट्स बनाई होंगी। और ईयर के स्टार्टिंग में मैंने एक रेट निकाल लिया है 1 लाख टोटल आवर्स से डिवाइड करके। कौन सा रेट निकाल लिया? 10 रुपए पर आवर। सर इस रेट का पर्पस क्या है? ये निकाला ही क्यों जाता है? बेटा जी, ईयर के स्टार्टिंग में मैं एनालाइज करना चाहता हूं कि आने वाले पूरे साल में मेरा खर्चा कितना होगा, आने वाले पूरे साल में मैं कितने घंटे काम करूंगा, अकॉर्डिंगली मेरा 1 घंटे का रेट क्या है। इस रेट से मैं करना क्या चाहता हूं? अब एक्चुअल में जैसे जैसे 1-1 घंटा काम होता जाएगा, अब एक्चुअल में जैसे जैसे 1-1 घंटा काम होता जाएगा, इस रेट के हिसाब से खर्चा
एब्जॉर्ब करवाता जाऊंगा। एब्जॉर्ब करवाने का मतलब है रिकॉर्ड करवाता जाऊंगा, एब्जॉर्ब करवाता जाऊंगा, या इसी का मतलब है रिकॉर्ड करता जाऊंगा, या इसी का मतलब है कस्टमर से रिकवर करवाता जाऊंगा। सर कस्टमर से कैसे रिकवर होगा? मान लो मेरी दुकान पे एक ग्राहक आया, पहले दिन ही मैंने ये एनालिसिस लगाया, दुकान बंद करके जाने लगा, उसी टाइम दुकान पे ग्राहक आया, ग्राहक आके कहता है भाई साहब 1 यूनिट चाहिए आपसे। तो मेरे दिमाग में क्या एनालिसिस लगेगा? अच्छा इसको मुझसे 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट बनाने के लिए मेरे को लगेंगे 10 घंटे, और 1 घंटे का मेरा खर्चा 10 रुपए है। ये बात मैं पहले ही एनालाइज कर चुका हूं। इस 10 रुपए के रेट में मेरे ये सारे खर्चे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, मेरा डेप्रिसिएशन, किराया, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, इनडायरेक्ट लेबर, कंज्यूमेबल सप्लाई, सारे खर्चे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसमें। 10 घंटे लगेंगे इसकी 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 घंटे का रेट 10 रुपए है, 100 रुपए। तो मैं उस ग्राहक को कहूंगा भाई मान लो मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट भी कमाना है, 110 में बेचूंगा ये यूनिट। समझ आया? किसी दिन दुकान पे 5 यूनिट्स का ग्राहक आया, मैं क्या हिसाब लगाऊंगा? अच्छा 5 यूनिट्स, एक बनाने के लिए 10 घंटे, तो 5 बनाने के लिए 50 घंटे, 1 घंटे का रेट 10 रुपए है, तो इतनी का रेट कितना हो जाएगा? 500 रुपए। और पर यूनिट में 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता था, 5 यूनिट 50 रुपए, 550 की मिलेंगी जी 5 यूनिट। डिस्काउंट चाहिए? चलो 5 खरीद रहे हो, 40 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे आपसे, 540। मतलब इस रेट के हिसाब से जैसे जैसे दुकान पे जितनी जितनी यूनिट्स का ग्राहक आता जाएगा, खर्चा एब्जॉर्ब रिकॉर्ड करवा के रिकवर करवाता जाऊंगा। सिंपल बात। अब सर ईयर एंड पे मेरे को आके क्या पता चला होगा? ईयर एंड पे तो मेरे को आके पता चला पूरे साल में 9000 यूनिट्स बन के बिकी हैं। सर ये क्यों पता चला मेरे को ईयर एंड पे आके? क्योंकि पूरे साल में तो मैंने 90,000 घंटे काम किया है, 10,000 घंटे तो मैंने काम ही नहीं किया। तो पूरे साल जो भी मेरी यूनिट्स बन के बिकी होंगी वो 9000 होंगी, और वो 90,000 घंटों से बन के निकली होंगी। तो जिस तरीके से मैंने यहां पे 1 यूनिट 5 यूनिट्स का किया है, पूरे साल का जब मैंने कंबाइंड किया होगा ईयर एंड पर, तो मेरे को क्या पता चला कि यार पूरे साल में 1-1, 5-5, 10-10 यूनिट करके पूरे साल में 9000 यूनिट्स गई हैं। 1 यूनिट के लिए 10 घंटा लगाए, ये टोटल घंटे मैंने काम किया है, और 1 घंटे का 10 रुपए के रेट के हिसाब से खर्चा कस्टमर से रिकवर करवाया है। कितना खर्चा रिकवर हुआ? 9 लाख। हुआ कितना था? 10 लाख। बाकी खर्चा कस्टमर से रिकवर ही नहीं हुआ। दिक्कत हो गई। ये दिक्कत क्यों हुई है? क्योंकि मैंने डिवाइड टोटल आर से किया था। मेरी बात समझ आई? मैं इसको डिवाइड कौन से आर से करना चाहता हूं? अब मैं सही जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो हम करते हैं, हम कहते हैं साहब 10 लाख का आपका खर्चा है, आप सोच रहे हो कि 1 लाख घंटे आप काम कर लोगे, लेकिन 10,000 घंटे आपके अनप्रोडक्टिव रहने वाले हैं, आप इनको हटाइए। आप 90,000 घंटों से डिवाइड करिए, क्योंकि ये जो खर्चा है ये इंकर तो पूरे 1 लाख घंटों पे होगा। ये खर्चा इंकर तो पूरे 1 लाख घंटों पे होगा, लेकिन इसकी रिकवरी 90,000 घंटों से करवानी है। 1 लाख घंटों के खर्चों की रिकवरी 90,000 घंटों से ही करवानी है, क्योंकि प्रोडक्शन 90,000 पे ही आई है बस। मेरी बात समझ आई? इंकर तो सारा ही हुआ है, तो टोटालिटी में खर्चा तो मैं सारा ही लूंगा, लेकिन रिकवरी तो 90,000 घंटों से करवानी है। ठीक है ना? यहां से मेरे पास अब एक रेट आएगा 11.111 समथिंग आता है। ठीक है, अब ईयर एंड पे आके मेरे को पता चलेगा 9000 यूनिट्स बिकी हैं, एक के लिए 10 घंटा, इतने घंटे काम हुआ है इस रेट के हिसाब से, और मेरा ये टोटल खर्चा 10 लाख का कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। और बेटा जी अब आपको इस एक बात से लिंक करवाऊं, ये और कुछ नहीं है, जो हमने नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किया था एप्पल वाले एग्जांपल से, याद आया? मटेरियल के चैप्टर में भी रिवाइज करवाया था। 120 एप्पल खरीद के लाया, 10 रुपए पर एप्पल के हिसाब से 120 रुपए। रास्ते में 2 एप्पल खराब हो गए, सॉरी 12 एप्पल खरीद के लाया, रास्ते में 2 एप्पल खराब हो गए। ठीक, मार्केट से खर्चा कितना रिकवर करवाना है? 120। कितने एप्पल करवा पाएंगे? 10 एप्पल करवा पाएंगे। तो पर एप्पल की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए। बस यहां पे ये यूनिट्स में था डेटा, यहां पे आर्स में है। मैंने यही तो किया है, खर्चा पूरा रिकवर करवाना है 120, खर्चा पूरा रिकवर करवाना है पूरे 1 लाख घंटों पर, लेकिन रिकवरी होगी कितने से? यहां पे 10 एप्पल से रिकवरी थी, यहां पे 90,000 से रिकवरी है। मतलब सर यहां पे जो अनप्रोडक्टिव मैं बोल रहा हूं ना, वो कौन से अनप्रोडक्टिव हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल आइडल टाइम डिडक्टेड है। अगर मान लो ये एबनॉर्मल हो, ये माइनस नहीं होगा। फिर अगर मान लो सवाल कह दे अनप्रोडक्टिव है लेकिन ये एबनॉर्मल वाला अनप्रोडक्टिव है, बेटा जी कभी माइनस नहीं होगा।
इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए। मान लो मैं सवाल में बोल दूं टोटल आवर्स 1 लाख घंटे हैं, नॉर्मल अनप्रोडक्टिव 10,000 है और एबनॉर्मल अनप्रोडक्टिव 2,000 घंटे है। आपके इफेक्टिव आवर्स कितने निकलेंगे? आपके इफेक्टिव आवर्स निकलेंगे टोटल आवर्स 1 लाख माइनस नॉर्मल अनप्रोडक्टिव 10,000, 90,000। आप एबनॉर्मल को कभी माइनस नहीं करोगे। क्यों? अब सर क्या होगा, आपने यहां पे 90,000 कर दिया, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन कितने घंटों से आई होगी? एक्चुअली में प्रोडक्शन आई होगी 88,000 आवर्स से। ठीक, आपने ईयर के स्टार्टिंग पे रेट निकाला होगा 10 लाख का खर्चा, सिर्फ नॉर्मल आइडल माइनस करके 90,000, और आपका ये रेट आया 11.11 पर आवर। ठीक है जी, और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन 88,000 आवर्स पे आई होगी। सेम डेटा, एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा। ठीक, तो 88,000 आवर्स में कितनी यूनिट्स बनी होंगी? 8800 यूनिट्स। ईयर एंड पर खर्चा रिकवर कितना हुआ होगा? 8800 यूनिट्स, एक के लिए 10 घंटे, इतने घंटों का खर्चा 11.11 पर आवर के हिसाब से ये आपकी रिकवरी होगी। $9,77,778। सर खर्चा तो 10 लाख का हुआ था, रिकवरी तो इतनी हुई है। ये जो बाकी है ना, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। और यही बात बिल्कुल सही लिखी है कमल ने और अंशुमन ने, एबनॉर्मल लॉस कैन नेवर बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस कस्टमर से थोड़ा ना रिकवर करवा लोगे। और दूसरी बात, सर एबनॉर्मल आइडल टाइम भी हो गया, यह बात आपको पता कब चली होगी? ईयर एंड पर। आप इस रेट का हिसाब कब लगा रहे हो? ईयर स्टार्टिंग पर। ईयर के स्टार्टिंग में ये वाला एबनॉर्मल आइडल टाइम तो आपको पता ही नहीं होगा, तो माइनस कैसे कर दोगे फिर? मेरी बात समझ आई ना? बिल्कुल सही अंशुमन। भाई मेरे को बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? इस बात में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तुषार आई एम रियली सॉरी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दोबारा नहीं होगा, रिवीजन चल रही है। ठीक है, तो रिवीजन की तरह ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने कोई लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की बात करी है। एनीवे, अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं सर यहां पे अनप्रोडक्टिव की ही बात करूंगा। अब अनप्रोडक्टिव में ना आपके पास दो तरीकों के आवर्स क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं। एक होते हैं सर मेंटेनेंस, एक होते हैं सेटअप। ये जो 2-2 3-3 बारी रिपीट करने का काम होता है ना, थोड़ा सा आप मैच्योरिटी के साथ देखिए, ये क्लासेस में होता है, रिवीजन चल रही है यार, रिवीजन की तरह लेंगे। ठीक है, एनीवे अच्छा जी, अब मेंटेनेंस और सेटअप। अब बेटा जी मेंटेनेंस एक एक करके बात करूंगा। देखो मेरे को आवर्स में, अनप्रोडक्टिव आवर्स में दो तरीकों के घंटों की बात करनी है। एक सर इन आवर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा एक्सपेंस कंप्यूट करने के लिए, और एक सर इन आवर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए। एक्सपेंस निकालने का मतलब, जो मैं पहले इस कॉन्सेप्ट में टोटल ओवरहेड्स लिखता हूं, ये जो टोटल ओवरहेड्स लिखता हूं और उनको डिवाइड करता हूं इफेक्टिव आवर्स, ये टोटल ओवरहेड्स जब मैं निकाल रहा हूं, रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वहां पे कई बार ये जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, पावर का खर्चा हो, वो पर आवर के हिसाब से दिया होता है। ठीक है, तो टोटल खर्चा निकालने के लिए कितने आवर्स लेने हैं? टोटल लेने हैं, उसमें से अनप्रोडक्टिव माइनस करने हैं, नहीं करने हैं, सेटअप वाले माइनस करने हैं, नहीं करने हैं, मेंटेनेंस वाले माइनस करने हैं, नहीं करने हैं। तो एक्सपेंस निकालने के लिए मैं इन खर्चों की बात कर रहा हूं, और जब मैं बोलता हूं इफेक्टिव आवर्स तो मैं डिवाइड करने वाले आवर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा जी, अब सर यहां पे मेंटेनेंस की बात करता हूं। बेटा जी मेंटेनेंस का टाइम आपका अनप्रोडक्टिव है,
यह अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मेंटेनेंस का टाइम आपका हमेशा अनप्रोडक्टिव है। क्वेश्चन इसके बारे में कभी भी कुछ अलग बोलता भी नहीं है, इनफैक्ट साइलेंट होता है, तो अपने आप ये अनप्रोडक्टिव है। सर अजम्पशन लेनी पड़ेगी? नहीं, कॉन्सेप्ट है। सर क्यों? बेटा मेंटेनेंस जब हो रही होगी मशीन की तो मशीन बंद पड़ी होगी। चलती मशीन की मेंटेनेंस नहीं हो सकती, रिपेयर नहीं हो सकती। अगर उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस हो रही है तो मशीन बंद पड़ी है, और मशीन बंद पड़ी है, प्रोडक्शन नहीं हो सकती, अनप्रोडक्टिव है। ठीक है कि नहीं? अच्छा सर, मतलब मैं इसके आगे लिख देता हूं, इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए यह हमेशा माइनस होगा। ठीक है ना? उसके बाद सर मेंटेनेंस आवर्स एक्सपेंस निकालने के लिए क्या होंगे? बेटा जी एक्सपेंस में मेजरली कौन से खर्चे की बात होती है? अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, चाहे कोई बच्चा मुझसे पढ़ा है, चाहे कोई बच्चा मुझसे नहीं पढ़ा है, आपने अगर सवालों की प्रैक्टिस करी है रिवीजन के टाइम तक, तो आप पहचान गए होंगे कि कौन से खर्चे में यह दिक्कत आती है। बताओ जरा। हां जी, एक्सपेंस में दिक्कत मेंटेनेंस और सेटअप को लेकर कौन से खर्चे में दिक्कत आती है? कमल एक नंबर का नालायक है, सेटअप की तो बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही हर्षिता, बिल्कुल सही। अब ठीक है सर, या तो पावर के खर्चे में दिक्कत आती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे में दिक्कत आती है, इसके अलावा और किसी खर्चे में दिक्कत नहीं आती, और मेजर दिक्कत पावर में ही आती है। क्या दिक्कत सर? एक बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो मेरे को बोल दिया जाए कि पावर का खर्चा 10 रुपए पर आवर का है, 10 रुपए पर आवर का मेरा पावर का खर्चा है, और मेरे टोटल आवर्स 1 लाख घंटे हैं, जिसमें से मेंटेनेंस का टाइम 5000 घंटे है। तो बेटा पावर का खर्चा टोटल आवर्स 1 लाख हैं, माइनस मेंटेनेंस के 5000 घंटे, नेट 95,000 आवर्स पे 10 रुपए पर आवर के हिसाब से यह खर्चा निकलेगा। मतलब मेंटेनेंस का टाइम खर्चा निकालने के लिए भी हमेशा माइनस होगा, फॉर द सिंपल रीजन सर, जब मशीन ही बंद पड़ी है तो वो कोई टॉर्क, कोई पावर जनरेट नहीं कर रही होगी। ये मैंने बात करी है पावर के खर्चे के लिए। ठीक है जी सर, अगर मैं इसी में ही इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा निकाल रहा हूं और क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला, तो सेम ट्रीटमेंट, 1 लाख घंटे या माइनस 5000 इंटू 10 रुपए पर आवर, क्योंकि मशीन अगर बंद पड़ी है तो मशीन इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं कर रही। लेकिन कई बारी क्वेश्चन स्पेसिफिकली डेटा देता है, सर जब मशीन की मेंटेनेंस चल रही है, मशीन तो बंद पड़ी है, लेकिन बाकी फैक्ट्री में तो लाइट पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा होगा, उस पर तो बिजली का खर्चा आएगा। अगर वैसा डेटा आपको स्पेसिफिकली दे रखा है तो ले लेना, उसको कंसीडर कर लेना। यहां पे मैं सिर्फ मशीन पे लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी या मशीन से निकलने वाले पावर के खर्चे की बात कर रहा हूं, तो मेंटेनेंस का टाइम माइनस होगा। क्रक्स क्या बना सर? मेंटेनेंस के आवर्स खर्चा निकालने के लिए भी माइनस होंगे और इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए भी माइनस होंगे। न्यूमरेटर में भी माइनस होंगे, डिनोमिनेटर में भी माइनस होंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। हां जी, सभी को समझ आ गया? चलें आगे। चलो जी चलो, अब बात करता हूं सर सेटअप के टाइम की। बेटा जी अब सेटअप का टाइम कॉन्सेप्चुअली अनप्रोडक्टिव होता है, लेकिन क्वेश्चन इसको अलग कह सकता है। कॉन्सेप्चुअली ये अनप्रोडक्टिव है, ठीक है जी, क्वेश्चन इसको अलग कह सकता है। अगर कह देगा तो क्या करेंगे वो देख लेंगे भी। वैसे ये अनप्रोडक्टिव है क्योंकि सेटअप का टाइम पे होता क्या है? सेटअप का टाइम वो होता है सर, मशीन को रेडी टू यूज की कंडीशन में ला रहा हूं। मतलब अगर अभी मैं मशीन को रेडी टू यूज की कंडीशन में ला रहा हूं, मतलब अभी तक नहीं है। अभी तक अगर मशीन रेडी टू यूज में ही नहीं है तो मशीन चल नहीं रही है। चल नहीं रही है तो फिर यार प्रोडक्शन कहां से आएगी? प्रोडक्शन तो मशीन के चलने के बाद ही आएगी। ठीक है सर, अब बात आती है सर पावर के खर्चे की। मतलब अगर अनप्रोडक्टिव है तो इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पावर के खर्चे की, एक्सपेंस के पर्पस के लिए। सर एक्सपेंस के पर्पस के लिए ना आपके पास दोनों अजम्पशंस अवेलेबल है। मैं डेटा सेम कंसीडर कर लूंगा कि 1 लाख घंटे टोटल हैं और 5000 घंटे सेटअप के हैं। आपके पास अजम्पशन है, आप यह भी कर सकते हो कि पूरे 1 लाख घंटे मल्टीप्लाई बाय पावर का खर्चा 10 रुपए पर आवर, या आप यह भी कर सकते हो कि 1 लाख घंटे माइनस सेटअप का टाइम 5000 घंटे और बाकी पे आप पावर का खर्चा निकाल लो। मतलब पावर के खर्चे के केस में और सेटअप का अगर टाइम है
तो आपके पास दोनों अजम्पशंस अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस में ये नहीं है, मेंटेनेंस में तो माइनस होगा ही होगा, यहां पे अजम्पशन अवेलेबल है। लॉजिक क्या है सर? दोनों सही है जो अजम्पशन आप लो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। बेसिकली यार सेटअप का टाइम ना दो तरीकों का होता है, एक होता है मशीन को हीटअप करने का टाइम, एक होता है मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने का टाइम। अब आप लॉजिकली सोचो यार, मशीन के पार्ट्स को असेंबल कर रहा हूं, रोज सुबह सुबह आ रहा हूं, मशीन के पार्ट्स को असेंबल कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, नट बोल्ट्स टाइट कर रहा हूं, और फिर ताकि मशीन को यूज कर पाऊं। जब मैं मशीन के पार्ट्स को भी असेंबल कर रहा हूं तो मैंने मशीन का बटन तो नहीं दबा रखा, फिर मशीन तो बंद पड़ी है, और अगर मशीन बंद पड़ी है तो पावर तो नहीं जनरेट कर रही फिर मशीन, अभी तो पार्ट्स को असेंबल कर रहा हूं। अगर ये सेटअप टाइम मैं असेंबल मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने वाला मानता हूं तो सर फिर पावर का खर्चा नहीं आएगा, माइनस होगा ये। लेकिन अगर मैं इसको मशीन को हीटअप करने वाला टाइम मानता हूं, सर मशीन के पार्ट्स को सुबह सुबह आके असेंबल कर लिया, मशीन का बटन दबा दिया, अब ऐसा तो है नहीं ये बटन दबाया प्रोडक्शन चालू नहीं होगी सर, थोड़ी देर इंजन है उसको 15-20 मिनट, बड़ी बड़ी मशीनों में और ज्यादा देर, कुछ देर जो भी होगा, कुछ टाइम उस मशीन को हीटअप करना पड़ेगा सर, ताकि एक्चुअली में प्रोडक्शन चालू हो पाए, ठीक है ना। तो हीटअप करने का अगर टाइम है, इसका मतलब यह है सर मशीन में प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेकिन मशीन ने पावर जनरेट करना चालू कर दिया है। सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह अगर मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 2 मिनट उसके थ्रोटल को ऐसे ऐसे करता रहूंगा, आवाजें निकालता रहूंगा, 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करूंगा, चलाना शुरू करूंगा, लेकिन पावर उसने इग्निशन पे आती देनी शुरू कर दी है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो कहने का मतलब है सर अगर ये सेटअप का टाइम हीटअप वाला है तो सर पावर जनरेट होनी तो शुरू हो गई है, तो फिर माइनस नहीं होगा, टोटल पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये बात स्पेसिफाई कर रखी है तो अकॉर्डिंगली करोगे, नहीं तो जो करना है वो कर लो। और मैंने आपको अपनी सजेशन क्या बताई थी, सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो आप सिंप्लिसिटी में चलो, खर्चा निकालने के लिए भी माइनस करो, डिवाइड करने के लिए भी माइनस करो, इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए भी माइनस करो, ताकि मेंटेनेंस और सेटअप में आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे पेपर में। तो चाहे मेंटेनेंस का टाइम हो चाहे सेटअप का टाइम हो, खर्चा निकालने के लिए भी माइनस कर दो, इफेक्टिव आवर्स निकालने के लिए माइनस कर दो, अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली अलग नहीं कह रहा तो। अगर कह रहा तो वैसे करना पड़ेगा। आखिरी टाइप, उसके बाद मेरा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आखिरी टाइप बेटा जी इसमें ये आता है, कई बार ये आता है क्वेश्चन में मिसमैच। वो मिसमैच क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आप क्लास वाले क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन भी स्टडी मैट में भी है, आप उसे पहचान जाएंगे मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए टोटल आवर्स 208 घंटे हैं, ठीक है जी, समझ गए होंगे, इसी से समझ गए होंगे। इन 208 घंटों में से 8 घंटे मेंटेनेंस के हैं, 20 घंटे सेटअप के हैं, और बाकी के 180 घंटे मेन रनिंग आवर्स हैं, ठीक। अब वैसे तो यार सिंपल होगा, सेटअप का भी और मेंटेनेंस का भी, ये दोनों टाइम डिवाइड करने वाले इफेक्टिव आवर्स से भी हटा दूंगा, 180 घंटे ले लूंगा, और खर्चा डालने के लिए भी 180 घंटे ले लूंगा, सिंपल बात। लेकिन अब इस सवाल में क्या कह दिया कि सर जो आपका सेटअप टाइम है ना ये प्रोडक्टिव है, इसको प्रोडक्टिव टाइम मान लो, रनिंग वाला टाइम तो है ही प्रोडक्टिव। मेंटेनेंस के लिए कुछ बोला नहीं, और मैंने अभी बताया भी था मेंटेनेंस के लिए कभी बोलेगा भी नहीं, साइलेंट होगा, क्योंकि ये तो हमेशा अनप्रोडक्टिव है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। साथ के साथ ये कह दिया, देखो अगर सेटअप का टाइम आप प्रोडक्टिव बोल रहे हो तो पावर का खर्चा भी इंकर होगा, अगर सेटअप का टाइम आप प्रोडक्टिव बोल रहे हो तो पावर का खर्चा भी यहां पे आएगा, और रनिंग पे तो आएगा ही आएगा। फिर तो इसका मतलब ये है बेटा अब भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खर्चा निकालने के लिए भी, अच्छा मेंटेनेंस पे पावर का खर्चा नहीं होगा, नहीं आएगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि बेटा जी मेंटेनेंस का टाइम खर्चा निकालने के लिए भी माइनस होगा, इफेक्टिव के लिए भी माइनस होगा, और सेटअप का टाइम ना खर्चा निकालने के लिए माइनस होगा ना इफेक्टिव निकालने के लिए माइनस होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्टिव भी है और खर्चा भी आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खर्चा भी मेरा इन दोनों को मिलाकर 200 घंटों पे निकलेगा, और इफेक्टिव आवर्स भी मेरे 200 घंटों के हिसाब से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया मिसमैच। मिसमैच क्या आया, क्वेश्चन ने कह दिया सर जो सेटअप का टाइम है ना वो प्रोडक्टिव तो है, पावर नहीं आएगी उस पर, लेकिन सेटअप का टाइम प्रोडक्टिव तो है लेकिन पावर नहीं हो रही, मतलब प्रोडक्टिव बोल दिया और पावर नहीं आ रही। अब सर ये मिसमैच कैसे है? बेटा मिसमैच ऐसे है, आप जब अपने ऑल एक्सपेंसेस निकाल रहे होगे ना, टोटल ओवरहेड्स का टोटल निकाल रहे होगे, उसमें अमंग अदर ओवरहेड्स आप जब पावर का खर्चा ऐड करोगे, आप अदर ओवरहेड्स
जो भी दुनिया जहां के बाकी खर्चे होंगे, डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे आपने ऐड करोगे। और जब पावर का खर्चा आप इसमें ऐड करोगे तो आप क्या कहोगे, सर ना तो इन घंटों पे पावर आ रही है ना इन घंटों पे पावर आ रही है, पावर का खर्चा कितने घंटों पे आ रहा है, 180 घंटे। तो पावर का खर्चा तो निकालोगे आप 180 घंटों पे, जो भी इसका रेट होगा XYZ, और यहां पे आप ये वाला खर्चा निकालोगे, ये वाला खर्चा पहले ही है, और आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। इन टोटल ओवरहेड्स में जो पावर का खर्चा है वो कितने घंटों पे लगा है, 180 घंटे। उसको डिवाइड करोगे आप किससे, इफेक्टिव मशीन आवर्स। और जब इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड करोगे तो कितने घंटों से डिवाइड करोगे, टोटल थे 208, इसमें से अनप्रोडक्टिव माइनस करोगे, अनप्रोडक्टिव सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के 8 हैं। सेटअप भी प्रोडक्टिव बोल दिया, रनिंग भी प्रोडक्टिव बोल दिया, तो आप 200 घंटों से डिवाइड करोगे और यहां से आपका मशीन आवर रेट आएगा। सर यहां पे दिक्कत है, अब आप दिक्कत समझिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन समझिए क्या है। खुद आप यहां पे बोल रहे हो कि मेरा पावर का खर्चा 180 घंटों पे है, खुद आप खर्चा निकालते हुए बोल रहे हो कि मेरा पावर का खर्चा 180 घंटों पे है, और खुद ही 180 घंटों के खर्चों को 200 घंटों पे डाल रहे हो और एक रेट निकाल रहे हो। मिसमैच समझ में आ गया। अब सर ये मिसमैच, ये गलती सवाल में अगर आए तो मैं कर दूंगा, नहीं मेरी बात सुनिए पहले पूरी, ये गलती, ये गलत है लेकिन मैं ये गलती कर दूंगा और मार्क्स पूरे पूरे ले लूंगा अगर मेरे सवाल ने रिक्वायरमेंट में कहा है कैलकुलेट। बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, सवाल ने अगर मेरे को कह दिया, ऐसे मिसमैच के बावजूद सवाल कह रहा है कैलकुलेट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। अगर कॉम्प्रिहेंसिव शब्द लिख दिया है ना मशीन आवर रेट के आगे, तो बेटा जी मेरे को यह गलती करनी पड़ेगी, मैं ये गलती कर दूंगा। मिसमैच आता है आने दो, कॉन्ट्रडिक्शन आती है आने दो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है मेरे को एक रेट चाहिए। अब वो गलत है सही है वो देख लूंगा मैं, मेरे को एक सिंगल रेट चाहिए। सवाल अगर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बोल दे, सिंगल मशीन आवर रेट बोल दे, ब्लैंकेट मशीन आवर रेट बोल दे, बेटा मुझको यह गलती करनी है, ठीक। लेकिन अगर कई बारी क्वेश्चन बोलता है, आपने स्टडी मैट के क्वेश्चन में भी देखा होगा, कैलकुलेट 2 टियर मशीन आवर रेट। अब बेटा अगर 2 टियर मशीन आवर रेट बोल दिया है ना, इसका मतलब है सवाल कह रहा है ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना इसको ठीक करिए। मेरे को कॉन्ट्राडिक्टेड आंसर नहीं चाहिए, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को, इस गलती को ठीक करिए और ठीक जवाब दीजिए। अब गलत नहीं देना है। अब ठीक जवाब मैं कैसे दूंगा, अब ठीक जवाब देते हुए मैं क्या करूंगा, दिक्कत कहां पे थी, पावर के खर्चे में दिक्कत थी ना, कि पावर का खर्चा आ 180 घंटों पे रहा है, उसको डाल 200 घंटों पे रहा हूं, पावर के खर्चे में दिक्कत है ना, बाकी खर्चों में तो दिक्कत नहीं है। पावर को अगर मैं छोड़ दूं, जो बाकी सारे खर्चे हैं वो तो इन पे भी आ रहे हैं, इन पे भी आएंगे, क्योंकि ये भी प्रोडक्टिव है, तो बाकी सारे खर्चे तो प्रोडक्टिव आवर्स पे आएंगे, प्रोडक्टिव सेटअप भी है, प्रोडक्टिव रनिंग भी है, बाकी सारे खर्चे इन दोनों पे आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पावर, पावर को छोड़कर बाकी सारे खर्चों का टोटल निकाल लूंगा, जिसमें दिक्कत है उसको इग्नोर कर दिया। क्या करूंगा देखूंगा अभी, और इसको डिवाइड कर दूंगा इफेक्टिव आवर से, कितने 200 घंटे। अभी तो मिसमैच नहीं है, क्योंकि ये जो बाकी खर्चे थे, ये खर्चे तो सारे प्रोडक्टिव आवर्स पे हुए हैं। अब चाहे वो सेटअप वाले हों चाहे वो रनिंग वाले हों, रनिंग वाले 180 और सेटअप वाले 20, तो बाकी खर्चे इंकर भी 200 घंटों पे हुए, डाले भी 200 घंटों पे हैं। मेरे पास मशीन आवर रेट एक्सेप्ट पावर आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, 2 टियर मशीन आवर रेट निकालूंगा। 2 टियर का मतलब है 2 मशीन रेट्स निकालूंगा, और इसमें अब मैं क्या करूंगा, एक जगह पे लिखूंगा सेटअप, एक जगह पे लिखूंगा रनिंग, ठीक है जी। अब बेटा जी जो ये रेट आया है, ये रेट तो सेटअप के लिए भी है, ये रेट आपका रनिंग के लिए भी है, क्योंकि इसमें तो बाकी सारे खर्चे हैं ना, पावर का खर्चा नहीं है, बाकी सारे खर्चे तो दोनों पे ही आ रहे हैं। तो ये रेट जो भी होगा ये एज इट इज यहां पे भी आ जाएगा, पर आवर का रेट, ये रेट यहां पे भी आ जाएगा, ओवरहेड रेट एक्सेप्ट पावर। अब सर जो पावर का खर्चा है वो मैं अलग से यहां पे ऐड कर दूंगा, पावर पर आर, क्योंकि एक आर के हिसाब से रेट चल रहे हैं।
सेटअप के टाइम पे पावर नहीं आ रही, यहां पे नहीं ऐड करूंगा। रनिंग पे पावर आ रही है, 1 घंटे का पावर का रेट यहां पे ऐड कर दूंगा अलग से, और मेरे पास ये 2 अलग अलग रेट्स आ जाएंगे। जो ये वाला रेट होगा इसमें पावर का खर्चा नहीं है, बाकी सारे खर्चे हैं, और बाकी सारे खर्चे सेटअप पे हो रहे हैं। ये वाला जो रेट है इसमें बाकी सारे खर्चे भी हैं, पावर का खर्चा भी है, और ये सारे खर्चे रनिंग पे हो रहे हैं। खत्म। मेरे को बताइए, बात समझ आई आप सबको? कब क्या कैसे करना है? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपके चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट है अपोर्शनमेंट, अंडर एब्जॉर्ब्ड वर्सेस ओवर एब्जॉर्ब्ड ऑफ ओवरहेड्स और उसका ट्रीटमेंट। इसके लिए तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, उसी फ्रेमिंग में कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं चाहता हूं आप खुद से ही करो। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करते हैं, नया चैप्टर पिक करेंगे। इस सेशन में इतना ही। चलिए जी, बाय बाय। और इसके भी जो नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं डाल दूंगा, और ये वाली वीडियो भी वहां पे आ जाएगी, तो बाद में भी अगर आपको दोबारा अपने रेफरेंस के लिए रेफर करनी हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है जी।